आज इस बुलेटिन में बात होगी प्रशांत भूषण को लेकर आज दिन भर सुप्रीम कोर्ट में हुई हलचल की, अनलॉक के चौथे चरण में दी जाने वाली रियायतों की, जानेंगे कि कांग्रेस में कब खत्म होगी अंदरूनी तकरार और क्या बंगाल में बीजेपी की होगी दिल्ली जैसी हार। साथ ही इस बुलेटिन में बात होगी मिशन 2022 के लिए सपा की रणनीति की और आखिर में बात सरकार की उज्ज्वला योजना पर उठे सवाल की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार में चुनावी तैयारियां तेज, जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार 6 सितंबर से करेंगे चुनावी शंखनाद, वर्चुअल रैली के दौरान भरेंगे हुंकार। 2 सितंबर को तैयार होगा पार्टी के प्रचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज, कहा महंगा पेट्रोल बढ़ते दाम, जनता को लूटे सरकार खुलेआम। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार समेत सभी सरकारी एजेंसियों को दिया निर्देश, सरकारी वकीलों का भुगतान करे केंद्र और दिल्ली सरकार। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया आदेश। आरबीआई ने बदले आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम, एटीएम पर सिर्फ डोमेस्टिक कार्ड की होगी अनुमति, 30 सितंबर से लागू होंगे नियम। और आज हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 44 अंक की बढ़त के साथ 38,844 पर हुआ बंद, तो निफ्टी 259 अंकों की बढ़त के साथ 23,000 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। प्रशांत भूषण को लेकर आज दिन भर लोगों की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी कि कोर्ट क्या फैसला देता है। मामला न्यायालय की अवमानना का है और वो भी एक वरिष्ठ वकील के द्वारा, इसलिए बीच का रास्ता निकालने की भी कोशिश हो रही है। और आज इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ेंगे राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजीव जी, प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के एक मामले में दोषी ठहराया जा चुका है और दूसरे मामले में भी केस शुरू करने का आदेश दिया जा चुका है, लेकिन प्रशांत भूषण का तर्क है कि उनका बयान न्यायालय की अवमानना नहीं है। भूषण भले ही कहें उन्होंने कोर्ट की अवमानना नहीं की है, लेकिन कोर्ट तो उन्हें इस मामले में दोषी ठहरा चुका है। ऐसे में अब क्या रास्ता बचता है? देखिए सृष्टि, सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। उन्हें अदालत की अवमानना का दोषी तो पहले ही ठहराया जा चुका है, लेकिन अदालत ने उन्हें माफी मांगने की मोहलत दी थी, जिस पर प्रशांत भूषण ने इनकार कर दिया था। इसके बाद यह माना जा रहा था कि आज उन्हें सजा सुनाई जाएगी, लेकिन आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आधे घंटे का वक्त सोचने के लिए दिया कि वे चाहें तो माफी मांग लें। अब अदालत ने उन पर क्या फैसला लिया है ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन आज की सुनवाई से ऐसा लगता है कि भारत की न्याय व्यवस्था में यह मामला जो है वो मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि एक ओर प्रशांत भूषण के वकील राजीव धवन की ओर से यह समझाने की कोशिश की गई कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो अपमान नहीं बल्कि कड़ी आलोचना थी और वे अदालत को सर्वोच्च सम्मान देते हैं। वहीं सुनवाई कर रहे जस्टिस मिश्रा का यह कहना था कि अपने ट्वीट को सही ठहराने के लिए उन्होंने जो तर्क दिए उन्हें पढ़कर दुख हुआ। उनका कहना था, यानी जस्टिस मिश्रा का कहना था कि स्वस्थ आलोचना से कोई परेशानी नहीं है, ये किसी संस्थान की भलाई के लिए है। आप इस सिस्टम का हिस्सा हैं, आप सिस्टम को तबाह नहीं कर सकते। हमें एक दूसरे का सम्मान करना होगा, अन्यथा संस्थान के प्रति किसका विश्वास रह जाएगा। अब देखना यह है सृष्टि कि अदालत प्रशांत भूषण को केवल चेतावनी देकर छोड़ती है या किसी तरह की सजा देती है या जुर्माना लगाती है। वैसे इस मामले का फैसला जो भी हो, अदालत से आम जनता का विश्वास न डिगे, इस बात की चिंता सभी को करनी चाहिए, क्योंकि भारत में आम जनता अब भी इंसाफ के लिए अदालत का ही रुख करती है। भले ही वहां प्रक्रिया कितनी भी लंबी क्यों न चले, लेकिन लोगों के मन में पंच परमेश्वर जैसी छवि अदालत के लिए बनी हुई है, वो बरकरार रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। देश में स्वास्थ्य मुसीबत को रोकने के लिए मार्च में सब कुछ बंद किया गया, जिससे अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई, लेकिन फिर अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए देश को खोलना शुरू किया गया। फिलहाल देश में इसका तीसरा चरण चल रहा है, जो 31 अगस्त को समाप्त होगा, जिसके बाद चौथा चरण शुरू होगा। तो चौथे चरण में किन बंदिशों को किया जा सकता है खत्म, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में महामारी ने दस्तक जनवरी के अंतिम सप्ताह में ही दे दी थी, लेकिन मार्च में इसमें तेजी आई, जिसके बाद पीएम मोदी ने 25 मार्च से पूरे देश में पूर्णबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। जरूरी सेवाओं को छोड़ सभी चीजों को लॉक कर दिया गया, लेकिन 2 महीने बाद ही गिरती हुई अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए केंद्र द्वारा अनलॉक की शुरुआत की गई। फिलहाल 31 अगस्त को अनलॉक का तीसरा चरण समाप्त होने जा रहा है। हर चरण में छूट का दायरा लगातार बढ़ाया गया है, लेकिन अभी भी कई चीजों पर ताला लगा हुआ है। 1 सितंबर से अनलॉक का चौथा चरण शुरू हुआ। इसके लिए कुछ ही दिनों में गृह मंत्रालय द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जाने की भी संभावना है। ऐसे में सभी की नजरें जिन सेवाओं पर टिकी हैं, उसमें स्कूलों को फिर से खोले जाने का फैसला भी शामिल है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, उसमें बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार इस बार भी स्कूल खोलने पर विचार नहीं कर रही है। हालांकि कुछ राज्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का सुझाव दे रहे हैं।
ऐसे में स्कूलों के खुलने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन IIT, IIM समेत तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को खोलने की अनुमति मिल सकती है। वहीं कुछ राज्य उच्च शिक्षण संस्थानों में भी शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध आगे भी कामयाब रखने पर जोर दे रहे हैं। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में मेट्रो को लेकर भी तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अनलॉक के इस चरण में मेट्रो फिर रफ्तार पकड़ेगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम भी साफ कर चुका है कि उसकी ओर से मेट्रो चलाने की पूरी तैयारी है, बस सरकार के निर्देश का इंतजार है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि दिल्ली में स्थिति अब कंट्रोल में है, इसीलिए चरणबद्ध तरीके से मेट्रो को चलाने की अनुमति दी जाए। ऐसे में इस बात की संभावना है कि दिल्ली मेट्रो की कुछ शर्तों के साथ परिचालन की इजाजत मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली NCR में जल्द ही फिल्मों और विज्ञापनों की शूटिंग भी शुरू होने के आसार हैं। केंद्र सरकार ने 23 अगस्त को टीवी फिल्मों के लिए शूटिंग के लिए गाइडलाइन जारी की थी। गाइडलाइन में सभी जगहों पर फेस मास्क के इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य किया गया है, जिसके बाद सिनेमा हॉल खोलने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने की बात की जा रही है। कुछ दिनों में गाइडलाइन सामने आने के बाद शर्तों के साथ सिनेमा हॉल भी खुल सकते हैं। वहीं खबर है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की राय लेकर सिनेमा हॉल खोलने की गाइडलाइंस तैयार की जा रही है और ये फाइनल स्टेज में है। खैर, अब अनलॉक के किन किन सेवाओं पर से ताला हटेगा, इसकी तस्वीर तो गृह मंत्रालय की ओर से जारी की जाने वाली गाइडलाइंस के बाद ही पता चलेगी। अब गृह मंत्रालय की चौथे चरण की गाइडलाइंस आने के बाद ही कुछ साफ होगा कि किन सेवाओं पर लगी रहेगी रोक और कहां पाबंदियां होंगी खत्म। एक तरफ देश पाबंदियों के खत्म होने के इंतजार में है, तो वहीं कांग्रेस को भी इंतजार है कि पार्टी के अंदर शुरू हुई कलह जल्द ही खत्म हो जाए। सोमवार को CWC की बैठक हुई थी, जिसमें पार्टी के अंदर की कलह खुलकर सामने आ गई। इसके बाद नुकसान की भरपाई की कोशिशें भी तेज हो गई हैं, लेकिन मामला अभी शांत नहीं हुआ है। पार्टी में वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हाई वोल्टेज ड्रामा बन गई। बवाल की शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे गए पत्र की टाइमिंग पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए। जैसे तैसे कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इस हाई वोल्टेज ड्रामे को संभाल तो लिया, लेकिन अभी भी पार्टी का एक धड़ा असंतुष्ट होने की बात कर रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बैठक के बाद सोनिया गांधी को लिखी गई चिट्ठी पर साइन करने वाले 9 नेता गुलाम नबी आजाद के घर पर मिले थे। इनमें आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, शशि थरूर भी शामिल थे। सभी नेताओं का कहना है कि वे लोग आगे की रणनीति पर बात कर रहे थे। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि पत्र की कॉपी CWC में शामिल सभी लोगों के पास नहीं थी, जिसकी वजह से कंफ्यूजन हुआ और आपस में गलत बयान भी दिए गए, जबकि बाकी नेता का कहना है कि वे लोग देख रहे हैं कि आगे इस पर क्या किया जाता है। बहरहाल कुल मिलाकर मीटिंग में विवाद, नेताओं के बयान और मीटिंग के बाद चिट्ठी लिखने वाले नेताओं के केंद्र में गुलाम नबी आजाद ही हैं। गुलाम नबी आजाद ने ही बीजेपी से मिली भगत के आरोपों का जिक्र किया था और इस्तीफा देने तक की बात कही थी। अब सवाल यही है कि आखिर पार्टी की आंतरिक कलह कहां तक जाती है। अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी के अंदर की कलह को कितनी जल्दी खत्म कर पाएंगी, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। तो दूसरी ओर नजरें तो पश्चिम बंगाल पर भी टिकी हुई हैं, क्योंकि कुछ महीने बाद ही पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां TMC और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला हो सकता है। लेकिन बीजेपी के पास CM फेस न होना मुश्किलें बढ़ा रहा है और इसे लेकर ही कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा ऐलान किया है। लेकिन उनकी ये घोषणा बीजेपी को हार की ओर ले जा सकती है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने नेताओं की कतार लगा दी है। दिलीप घोष से लेकर मुकुल रॉय को जिम्मेदारी दे दी है, लेकिन उसके पास CM का कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद तो यही लगता है कि बीजेपी चेहरा विहीन है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में किसी चेहरे को पेश नहीं किया जाएगा। बंगाल में बीजेपी के रणनीतिकार कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी को PM नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भरोसा है। एक बार सत्ता में आने के बाद विधायक दल केंद्रीय नेतृत्व से परामर्श के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी पसंद का फैसला करेगा। अब बीजेपी ने साफ ऐलान कर दिया है कि वो CM के बिना मैदान में उतरेगी, लेकिन विजयवर्गीय का ये बड़ा ऐलान बीजेपी को परेशान कर सकता है। झारखंड दिल्ली की तरह नतीजों को दोहरा सकता है। झारखंड और दिल्ली चुनाव में भी बीजेपी CM के बिना मैदान में उतरी थी। इस रणनीति का उसे फायदे की बजाय खामियाजा उठाना पड़ा था। दोनों ही राज्यों में पार्टी की बुरी हार हुई थी। दिल्ली में पार्टी को महज 8 सीटें ही मिली थी। वहीं झारखंड में भी वो महागठबंधन को टक्कर देने में नाकाम रही थी। इस रणनीति के फेल होने के बावजूद वो अब एक बार फिर पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए इसे ही दोहरा रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या बंगाल में बिना CM बीजेपी को जीत मिल पाएगी या नहीं।
पश्चिम बंगाल में बीजेपी किस पर दांव लगाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो देश के लाखों छात्रों की किस्मत दांव पर लगी हुई है, क्योंकि नीट और जी की परीक्षाओं को लेकर उन्हें राहत मिलती नहीं दिख रही है। दरअसल देश में नीट और जी की परीक्षा को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तकरार चल रही है। सरकार लगातार परीक्षा कराने की मांग पर अड़ी है, तो विपक्ष परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए एक आदेश दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। स्वास्थ्य मुसीबत के मद्देनजर देश में नीट और जी की परीक्षा को रद्द कराने की मांग जोर शोर से उठ रही थी। राजनीतिक गलियारों में भी इसकी गूंज है। विपक्षी दल स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर परीक्षा टालने की मांग कर रहे हैं। नीट जेईई की परीक्षा कराने को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है और अरब देशों में नीट परीक्षा आयोजित करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग को खारिज कर दिया। लेकिन केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि 13 सितंबर को वंदे भारत मिशन के तहत विदेश में बसे छात्रों को भारत आने की अनुमति दी जाए। दरअसल एक सामाजिक कार्यकर्ता ने याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि सीबीएसई से दुबई और मध्य पूर्व में पढ़ने वाले छात्र जेईई और नीट परीक्षा के लिए उपस्थित होना चाहते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अब परीक्षाओं में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने स्वास्थ्य नियमों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के साथ समझौता न करने की बात भी कही। साथ ही परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था एमसीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसे नाजुक हालातों में नीट परीक्षा को ऑनलाइन कराने पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो छात्र अपनी परीक्षाओं की तैयारी करने में जुट गए हैं, क्योंकि परीक्षाओं में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। वहीं तैयारियां उत्तर प्रदेश में भी चुनाव को लेकर चल रही है। वैसे विधानसभा चुनावों में 2 साल का वक्त बचा हुआ है, लेकिन राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा ने तैयारियां अभी से तेज कर दी है। मुद्दे तैयार किए जा रहे हैं, संगठन को मजबूत किया जा रहा है। तो 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर क्या है सपा का प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज होती जा रही है। कांग्रेस से लेकर बीजेपी और एसपी से लेकर बीएसपी तक हर दल अपनी अपनी रणनीतियों के सहारे जीत के सपने सजा रहे हैं। सूबे के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिशन 2022 के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। इस बार समाजवादी पार्टी ने जिलों में नई टीमों का गठन किया है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने 14 जिला और महानगरों में कमेटी के जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है, जो 2022 चुनाव के लिए सक्रियता से काम करेंगे। आपको बता दें कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की सहमति से जारी की गई पदाधिकारियों की लिस्ट में गिरीश यादव को अलीगढ़, कुंवर देवेंद्र सिंह को कासगंज, धर्म प्रकाश को मऊ, लालजी को सिद्धार्थनगर, असगर अली को संभल और चौधरी राजपाल सिंह को मेरठ का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। गौतम बुद्ध नगर जिले में सपा की कमान वीर सिंह को सौंपी गई है। अब अखिलेश यादव ने इन टीमों का गठन कर एक बार फिर 2022 चुनाव को लेकर पार्टी की सक्रियता को उजागर कर दिया है। लेकिन क्या सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार को टक्कर दे पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। अखिलेश की इन तैयारियों से बीजेपी जरूर मुश्किल में दिख रही है। प्रदेश का राजनीतिक इतिहास भी बताता है कि बीजेपी लगातार कभी भी 2 बार प्रदेश की सत्ता में नहीं आई है। ऐसे में योगी सरकार के लिए 2022 में मुश्किलें आ सकती हैं। वहीं दूसरी ओर इस समय देश में टेलीकॉम कंपनियां भी मुश्किल में दिखाई दे रही हैं। देश की 2 बड़ी टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल और वोडाफोन इस समय आर्थिक मुसीबत से गुजर रही हैं। कंपनियां एजीआर का पैसा चुकाने में भी सक्षम नहीं है। इसे लेकर भारतीय एयरटेल के मालिक सुनील मित्तल ने बयान दिया है। तो क्या कहा है सुनील मित्तल ने, देखिए इस रिपोर्ट में। देश की टेलीकॉम कंपनियां अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। आर्थिक संकट के चलते नौबत यहां तक आ गई है कि देश में सिर्फ 2 ही टेलीकॉम कंपनियां न रह जाएं। टेलीकॉम सेक्टर पर एयरटेल के मुखिया सुनील मित्तल का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि टेलीकॉम सेक्टर पर पैदा हुए आर्थिक दबाव के चलते कारोबार 2 ही कंपनियों के बीच सिमट सकता है। ऐसे में अगर किसी तीसरी कंपनी के प्रमोटर बड़े पैमाने पर कैपिटल नहीं जुटा पाते हैं तो मुकाबला करना मुश्किल होगा। हालांकि सुनील मित्तल ने किसी भी कंपनी का नाम सीधे तौर पर न लिया हो, लेकिन इशारा साफ तौर पर वोडाफोन और आइडिया की तरफ ही था। चिंता का विषय ये है कि एजीआर पेमेंट बहुत अधिक है और इससे टेलीकॉम कंपनियों पर बोझ बढ़ गया है। आपको बता दें कि एयरटेल पर कुल 43,980 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया था, जिसमें से कंपनी ने 18,004 करोड़ रुपए की रकम अदा कर दी है। अब कंपनी पर 25,976 करोड़ रुपए बकाया है, जिसे चुकाने के लिए कंपनी 15 साल का वक्त चाहती है। वहीं वोडाफोन आइडिया ने भी 50,400 करोड़ रुपए की रकम को चुकाने के लिए 15 साल का वक्त मांगा है। कंपनी पर कुल 58,254 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया था, जिससे उसने अब तक 7,854 करोड़ रुपए की रकम अदा कर दी है। गौरतलब है कि रिलायंस जियो की लॉन्चिंग और एजीआर बकाये ने टेलीकॉम कंपनियों की कमर ही तोड़ दी है। ऐसे में आर्थिक संकट से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी आइडिया और वोडाफोन ने विलय कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी ये परेशानी कम नहीं हो रही है।
आर्थिक संकट के बोझ के तले दबी वोडाफोन आइडिया आने वाले वक्त में अपना कारोबार समेट सकती है, लेकिन अगले 5 से 6 महीने में एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की संख्या बढ़ती है तो टेलीकॉम कंपनियों को मदद मिल सकती है। और बुलेटिन के आखिर में बात सरकार की उज्ज्वला योजना पर उठे सवाल की। केंद्र सरकार इस योजना को अपनी सबसे बड़ी सफलता बताती है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जो डाटा जारी किया गया है वो खुद ही इसकी सफलता की पोल खोल रहा है। दरअसल पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के डाटा के अनुसार जिन लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए गए उनमें से 43% लोग तो इसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। एक रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार ने तमाम दावों और उम्मीदों के साथ उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद हर मंच से इस योजना का ढिंढोरा पीटा, लेकिन इस योजना का दूसरा पहलू तो सरकार की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल उज्ज्वला योजना का उद्देश्य परिवारों को एलपीजी से खाना पकाने का था, जो घरेलू चूल्हे के मुकाबले बहुत कम प्रदूषण करती है। इस योजना ने जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने में कामयाबी पाई, लेकिन एक बड़ी संख्या में गरीब लोग दोबारा एलपीजी सिलेंडर भरवा ही नहीं सके। इस योजना के तहत सरकार ने 8 करोड़ से ज्यादा गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए, लेकिन अब भी 43% महिलाएं ऐसी हैं जो एक बार सिलेंडर के इस्तेमाल के बाद वापस घरेलू चूल्हे पर लौट आई हैं। जी हां, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के डाटा के अनुसार 1 अप्रैल 2020 तक भारत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ 20 लाख से ज्यादा कनेक्शन दिए गए हैं। डाटा से ये बात सामने आई है कि पिछले 4 साल में दिए गए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन ने ग्रामीण भारत के कुल एलपीजी कनेक्शन में 71% की बढ़ोतरी की। हालांकि इस सफलता ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के मूल उद्देश्य को पूरा करने में मदद नहीं की। एनएसओ के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 43% लाभार्थी खाना पकाने के लिए एलपीजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सर्वे में पता चला है कि जैसे ही लोगों की आर्थिक स्थिति में नीचे की ओर चलते हैं, वैसे ही एलपीजी का इस्तेमाल न करने वाले लाभार्थियों की संख्या भी बढ़ती जाती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 70% लाभार्थियों में भारत के निचले तबके के 40% लोग हैं, जिससे ये साफ होता है कि ये योजना गरीब लोगों तक पहुंचने में कामयाब रही। इस योजना पर सीएजी की 2019 की ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल 2016 से दिसंबर 2018 तक भारत के 4 बड़े महानगरों में 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत बाजार में 500 रुपए से लेकर 837 रुपए रही। 2018 का एनएसओ सर्वे कहता है कि भारत के 20% गरीब लोगों का महीने का औसतन प्रति व्यक्ति खर्च 1065 रुपए है। इससे ये बात साफ है कि 500 रुपए का सिलेंडर उसके घर के आधे खर्च के बराबर है, जिसके बाद सरकार की इस योजना पर सवाल उठना भी लाजिमी है। खैर, अब देखना होगा कि सरकार अपनी इस योजना को सफल बनाने के लिए आगे क्या कदम उठाती है। तो दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए।